कहाँ तक हुआ था बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया था। हेडिंग करेंगे बेटा, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। अगर इलेक्ट्रिक डायपोल है बेटा, उसकी वजह से पोटेंशियल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो क्या होगा? द पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक, देखो यहाँ पे केस क्या होता है, ये झाड़ू लगाया जी हैं? नहीं, कूड़े हट गए हैं, बाकी रिमेनिंग। नहीं, ऐसे नहीं रहता बेटा। पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल बेटा। ठीक, कोई अगर इलेक्ट्रिक डायपोल है उसकी वजह से हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे, तो एक कंडीशन होता है एक्सियल, दूसरा होता है इक्वेटोरियल। तो पहला लिखेंगे फर्स्ट एट एक्सियल पॉइंट पोजीशन, या उसी को एक्सियल पॉइंट कह लेंगे। एक्सिस पे अगर हमें निकालना है तो कंडीशन क्या होता है? एट एक्सियल पोजीशन या एक्सियल पॉइंट। ठीक, तो यहाँ पे कंडीशन क्या ले रहे हैं हम लोग? ये डायपोल है, टोटल लेंथ बेटा 2l लेते हैं, इधर वाला चार्ज को प्लस क्यू ले लिया, इधर वाला चार्ज हमारा बेटा माइनस क्यू है। ठीक, इससे r डिस्टेंस पे एक्सिस पे एक पॉइंट आपने P लिया, इसके डिस्टेंस जो सेंटर से है बेटा वो r है। हमेशा जो गिवन रहता है वो सेंटर से डिस्टेंस दिया जाता है। ठीक, सेंटर से कितना डिस्टेंस है आपका? r है, तो ये पॉइंट प्लस क्यू है, ये हमारा माइनस क्यू है। ठीक, P पॉइंट पे हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है? पोटेंशियल की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है एट पॉइंट P। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, या सीधा करो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज ऑफ डायपोल, चार्ज ऑफ डायपोल। यहाँ से डिस्टेंस दिखा देंगे बेटा, जैसे कल हम लोगों ने निकाला था जब डिस्टेंस फाइंड आउट करते थे। अगर ये r हमारा कहाँ से है? सेंटर से है, तो इस वाले चार्ज से जो डिस्टेंस होगा वो r माइनस कितना l मिलेगा, और सॉरी जो दूसरा वाला आपका होगा यहाँ से आपका r प्लस क्या होगा? यहाँ से r प्लस l, यहाँ से हमारा r माइनस क्या हो गया? l हो गया। तो ये कंडीशन आपका होता है, इनकी डिस्टेंसेस जो होंगी r प्लस l और r माइनस क्या हो गया? l के बराबर हो गया। अगर हम लोग डायपोल की वजह से डिटरमाइन कर रहे हैं तो डिस्टेंसेस अलग अलग चार्ज पार्टिकल से जो आपका होगा पॉजिटिव और निगेटिव से डिस्टेंसेस मिलेंगे। अगर हम लोग पॉजिटिव उधर रखा तो नेट पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव की वजह से मिलेगा, इधर रखेंगे तो नेगेटिव की वजह से मिलेगा। जैसे आपने जहाँ रखा है उसके अकॉर्डिंग हमें मिलेगा। अब पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज लिखेंगे,
तो इसको V1 ले लेते हैं, मान लो इसकी वजह से V1 है, V1 जो होगा वो पॉजिटिव होगा, तो फार्मूला हम लोग किसी पॉइंट चार्ज की वजह से लिखा था 1/4πε0 Q अपान क्या बेटा R होता था। अब R की जगह पे क्या मिलेगा यहाँ पे R माइनस L, ये हो गया फर्स्ट, ठीक। साइन चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल हमारा पॉजिटिव लेंगे। दूसरा होगा पोटेंशियल एट पॉइंट P, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज ऑफ डाइपोल। माइनस Q चार्ज अगर जो डाइपोल के है उसकी वजह से पोटेंशियल की वैल्यू जो हम लोग निकालेंगे बेटा, तो यहाँ पे आएगा V2 1/4πε0 माइनस Q अपान R प्लस L हो जाएगा। कितना डिस्टेंस आएगा बेटा माइनस Q अपान R प्लस L, तो वहाँ पे हो गया V1 की वैल्यू 1/4π Q अपान R माइनस N, V2 की वैल्यू 1/4π माइनस Q अपान R प्लस L हो जाएगा, ठीक। अब हमें क्या करना है, नेट पोटेंशियल जब फाइंड करना है तो दोनों का क्या सम कर लीजिए, ठीक। अब सम करेंगे लेकिन एक पॉजिटिव में है दूसरा नेगेटिव में है, तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगा, दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल, पूरे डाइपोल की वजह से ड्यू टू चार्जेस ऑन डाइपोल कर दो, ड्यू टू चार्जेस ऑफ डाइपोल। टोटल जो आप निकालेंगे तो V की वैल्यू फिलहाल हम लिखते हैं V1 प्लस V2 बेटा, लेकिन साइन कैसा है, V1 का पॉजिटिव है 1/4πε0 Q अपान R माइनस L, और ये प्लस हो जाएगा, दूसरा साइन हमारा माइनस आएगा 1/4πε0 Q अपान R प्लस L हो गया। कमिंग बेटा, तो ये प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, तो नेट वैल्यू देखो 1/Q/4πε0 कॉमन हो जाएगा दोनों में, तो यहाँ से आपका Q अपान ये Q है बेटा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा Q/4πε0 आप कॉमन कर लोगे, ब्रैकेट में आएगा बेटा 1/R माइनस L माइनस 1/R प्लस L। अब कल हम लोगों ने बात किया था, आज फिर ऐसे ही निकालना पड़ेगा हमें। देखो Q/4πε0 तो ये कॉमन फैक्टर था, इनका एलसीएम क्या आएगा R² माइनस L² हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा R² माइनस L² के बराबर, तो एलसीएम जब निकालेंगे तो R² माइनस क्या आ जाएगा L² के बराबर हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी R² माइनस L²। यहाँ से जब आप डिवाइड करोगे तो बचेगा क्या R प्लस L, इससे करोगे तो बचेगा क्या R माइनस L, तो यहाँ से जब R माइनस L को करेंगे तो बचेगा बेटा R प्लस L माइनस R माइनस L से करोगे तो R माइनस L। ब्रैकेट जरा ओपन करेंगे हम लोग, Q/4πε0 देखो R प्लस L माइनस R प्लस L, ये माइनस ओपन करोगे तो माइनस हो जाएगा अपान R² माइनस L² हुआ ना। देखो बेटा ये R कैंसिल 2L हो गया, ये 2L इधर थोड़ा हमने शिफ्ट किया Q को 1/4πε0 Q इंटू 2L अपान R² माइनस L²। ये V एक्सियल की वैल्यू हमें मिल रहा है बेटा, ये कौन सा है हमारा V एक्सियल है, ठीक। तो V एक्सियल जो आपको मिल रहा है, देखो इसे हम लोग कह लेंगे P, Q इंटू 2L क्या होता है P हो जाता है बेटा, तो V एक्सियल की जो वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 P अपान कितना R² माइनस L²। V एक्सियल 1/4πε0 P अपान R² माइनस L² के बराबर हो जाएगा। तो ये एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू आपने निकाल लिया, कितना मिल रहा है। यहाँ भी जैसे हम वहाँ पे लिखते थे R मच मच ग्रेटर देन L हो, तो सेम कंडीशन यहाँ ले लीजिए, इफ R मच मच ग्रेटर देन L, तो V एक्सियल की जो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से L² को इग्नोर कर दोगे तो आएगा बेटा 1/4πε0 P अपान क्या R²।
तो ये पोटेंशियल आपका रिजल्टेंट जो आएगा, अगर आपकी आर की वैल्यू जो है वो एल के रिस्पेक्ट में कैसा है, लार्जर है, ग्रेटर है, तो उस केस में जो रिलेशन बनेगा वी एक्चुअल हो गया 1/4 पी बाई आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमारा रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। कैसे आप निकालेंगे वैल्यू, यहाँ से बेटा फाइंड कर लेते हैं। ठीक, दिखा दीजिए। अरे आगे तुम्हारी सीट खाली है, कहाँ है, पीछे बैठ जाती है हैं? दुनिया सीट लड़ती है, हाँ? तो लो सीट छोड़ देते हो। हम लोग पढ़ते थे 9th में, हमारी भी एक बार सीट के लिए लड़ाई हुई थी, मुझे याद है। क्योंकि 8th तक जहाँ हम लोग पढ़ते थे वहाँ पे पहले फर्स्ट सीट हम ही लोग की रहती थी। तो 9th में दूसरे स्कूल में जब आए तो पता लगा कि जो है वो आके हम लोगों ने बैठ गए आगे, तो कोई और शायद वहाँ बैठते रहे होंगे या जो भी रहा हो। ठीक, हाँ, इसलिए तो फिर जो है कहे नहीं मेरी सीट है, तो मेरी सीट के चक्कर में क्या हो गया, लड़ाई हो गई। तो बाद में जब टीचर आए तो क्या है, क्या मामला है, तो पता लगा कि तो हाँ, फिर बाद में वो दोस्ती हो गई। ठीक, चलो देखो। देखो बेटा थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा यार, जाम भी रास्ते में रहेगा। हो गया, चलिए। तो ये हो गया बेटा, जब हम लोग पोटेंशियल निकालते हैं, ठीक है, इसे इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक्सियल पोजीशन पे तो वैल्यू मिलेगा 1/4 पी बाई आर स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर के क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ है। एक्सियल पोजीशन पे जो पोटेंशियल आया वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, आपका आर स्क्वायर के हुआ। तो जैसे जैसे आर की वैल्यू जो होगा, यानी यहाँ पे आप कह सकते हो वी एक्सियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, आर स्क्वायर के। एक्सियल पोजीशन पे जो आपका पोटेंशियल होगा वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे जैसे हमारे डिस्टेंसेस की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पोटेंशियल की वैल्यू घटती जाएगी स्क्वायर में। ठीक है, ये केस लेकिन ये डाइपोल की वजह से है,
जब पॉइंट चार्ज की वजह से लेते थे तो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता, तो ध्यान रखिएगा। ठीक, दूसरा लिखें, हो गया बेटा। अब आप लोग बाद में भी बैक करके लिख लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट आपका होगा एट, पहला हो गया एक्सियल पोजीशन, दूसरा लिखेंगे एट इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन, कोई बताएगा बेटा इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या होगा जी? अच्छा, जीरो होगा। कहें जी? वाई, हाँ जी, क्यों जीरो होता है बेटा? भाई फील्ड हम लोगों ने निकाला था तो जीरो तो नहीं आया था, तो पोटेंशियल क्यों जीरो हो जाएगा? पहले ये लोग बता दें तब आप लोग बताइए। हाँ जी, बोल रहे हो? हाँ, नहीं वो तो बात सही है, लेकिन यहाँ पे बोला क्या जा रहा है इक्वेटोरियल पे, कुछ लोग, आप ही बोला था जीरो, किसने बोला था जीरो? आपने। जीरो क्यों होगा जी बताओ? तो 90 डिग्री पे फील्ड भी हमने निकाला था, इक्वेटोरियल पे जीरो था क्या? तब ये कौन सा डिफिनेशन हुआ? 90 पे है इसलिए। हाँ, रीजन बताओ तो मान लेंगे। और कोई लोग? हाँ, किसका डायरेक्शन? फील्ड का, यहाँ हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं, फील्ड कहाँ है जी? कॉन्फिडेंस के साथ बोलना चाहिए। तो लोग तो एकदम ऐसे जैसे लगता है कि आगे गोली मार दी जाएगी अगर कहीं गड़बड़ निकल गया तो। हाँ ठीक, थोड़ा सा कॉन्फिडेंसली बोला करो। ठीक, क्यों जीरो हो रहा है? मान लो आपका आंसर हम सही मान लेते हैं या सही है, तो आप कैसे बताओगे हाँ हमारा सही है? सही अपना प्रूफ कैसे करोगे आप? बताओगे तभी आप लोग? नहीं बताएंगे है ना, कसम खा के चलते हैं। हाँ, श्योर नहीं है? अरे श्योर नहीं है, कोई बात नहीं। हाँ जी, और कोई? हाँ जी, इधर जी। हाँ, 90 हो जाएगा। क्या 90 हो जाएगा? हाँ, जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? जो वर्क होता है जब एस कॉस थीटा होता है, थीटा की वैल्यू 90 हो गई, तो थीटा आप कहाँ ले, या वर्क कहाँ है वहाँ है, वर्क क्यों निकाल रहे हो आप? वर्क हमने किसी चार्ज वार्ज को तो ले नहीं गया, तो वर्क कहाँ मिलेगा? V बराबर W/Q होता है। हाँ, W/Q होता है, तो W कहाँ मिल रहा है? कहीं हमने चार्ज वार्ज शिफ्ट कराया क्या? डेरिवेशन से भी जीरो आ जाएगा। क्यों? वही तो पूछ रहे हैं। कैंसिल हो जाएगा दोनों, उसकी जो दूरी है दोनों सेम है, और चार्ज अपोजिट है दोनों, तो एक दूसरे को कैंसिल कर लेते। तो इसे सीधे बोलो। बैठो बैठो बेटा। जब हम लोगों ने फील्ड निकाला था ना, फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता था, तो उसका हम लोगों ने वेक्टर सम किया था। ठीक, अब पोटेंशियल जो आपका होता है वो कैसा है? स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे अलजेब्रिक सम करेंगे, और जब अलजेब्रिक सम करेंगे तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, टोटल दोनों के बीच का सेपरेशन हमारा 2L है। यहाँ से डिस्टेंस हमने R लिया, तो इस पॉइंट से जो डिस्टेंस, पॉइंट P से डिस्टेंस किसी भी चार्ज का आप लोगे, दोनों साइड से डिस्टेंसेस क्या मिलेंगे? सेम सेम, अंडर रूट कितना? R² प्लस L²। अरे भाई हाफ ऑफ डिस्टेंस L होगा ना, इधर वाला भी आएगा अंडर रूट कितना? R² प्लस L²। अब इनकी वजह से अगर पोटेंशियल लेंगे, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज, ठीक, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू क्या? प्लस Q चार्ज ऑफ डाइपोल। डाइपोल के प्लस Q चार्ज की वजह से अगर हम लोग पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करेंगे बेटा, ठीक, तो यहाँ पे जो V की वैल्यू आएगी V1 1/4πε0 Q अपान कितना? रूट R² प्लस L, ये L है बेटा, L² हो जाएगा। ठीक, और पोटेंशियल जब माइनस की वजह से लेंगे, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज ऑफ डाइपोल। माइनस Q चार्ज ऑफ डाइपोल की वजह से निकालेंगे तो V2 की वैल्यू आएगी 1/4πε0 Q अपान रूट माइनस Q अपान रूट R² प्लस कितना? देखो ये वैल्यू जितना प्लस था बेटा, उतना ही ये वैल्यू क्या है? माइनस है।
तो दोनों का जब अलजेब्रिक सम करेंगे तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 0। ठीक, तो हेंस नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो V की वैल्यू आ जाएगी बेटा V1 प्लस V2। V1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये माइनस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपान R स्क्वायर प्लस कितना, जितना ये प्लस है उतना ये माइनस है, तो नेट वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। तो यानी किसी डायपोल की वजह से जो पोटेंशियल होता है इक्वेटोरियल पोजीशन पे वो ऑलवेज बेटा 0 होता है। पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पोजीशन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज ऑलवेज 0। ठीक, अब वो चार्जेस चाहे जितने भी हो, साइज चाहे जितनी भी बड़ी हो, लेकिन हमेशा जो पोटेंशियल की वैल्यू आपकी आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। हो गया बेटा। ये सेकंड पॉइंट था एट इक्वेटोरियल पोजीशन। थर्ड पॉइंट कर लीजिए जनरल पॉइंट, जैसे वहाँ पे जनरल लिखा था ना इलेक्ट्रिक फील्ड में, जैसे यहाँ भी जनरल कर लो यार। थर्ड पॉइंट के लिखिएगा एट ए जनरल पॉइंट, थर्ड होगा बेटा एट ए जनरल पॉइंट, नहीं हुआ? तो लिखिए इसका मतलब ये हो गया कि एक्सियल पोजीशन पे पोटेंशियल मिलेगा, इक्वेटोरियल पे ऑलवेज क्या होगा, 0। डायपोल पे चार्जेस चाहे कुछ भी हो, जितने भी मैग्नीट्यूड का है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, ये डायग्राम भी बनाना है, बनाए हो ना? डायग्राम नहीं बनाए हो? देखिएगा, बन गया बेटा? थर्ड होगा एट ए जनरल पॉइंट। ठीक, मतलब थीटा एंगल पे अगर कोई पॉइंट हम लोग ले रहे हैं, ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखो प्लस क्यू माइनस क्यू, सेंटर से पॉइंट हमने P लिया, डिस्टेंस आपकी R है, ये एंगल थीटा बना रहा है। तो अब की बात दोनों साइड से जो डिस्टेंसेस होंगी बेटा वो क्या मिलेंगी आपको, अलग अलग मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे, तो लिखिएगा बना लीजिए टोटल लेंथ यार है ये R, ये यहाँ से डिस्टेंस है बेटा, R ये वाला डिस्टेंस है, नहीं तो उसको ऊपर वाला मत ले लीजिए, ये वाला अलग अलग मिलेगा। ठीक, यहाँ से L होगा, यहाँ से L होगा। ठीक, तो जब हम लोग यहाँ पे लेते हैं तो नीचे लिखिए पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट, पोटेंशियल
एट जनरल पॉइंट मेकिंग एंगल थीटा, मेकिंग एंगल थीटा फ्रॉम एक्सिस ऑफ डाइपोल, फ्रॉम एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो वी थीटा की जो वैल्यू होगी, जैसे वहाँ बी एक्सियल बी इक्वेटोरियल कहा, यहाँ बी थीटा की वैल्यू लेते बेटा 1/4πε0 पी कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होता है बेटा, ठीक। तो 1/4πε0 पी कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही लेते हैं इफ आर मच ग्रेटर देन क्या हो, एल हो, तो इसको आप इग्नोर कर देंगे। तो वी थीटा की जो वैल्यू आएगी बेटा 1/4πε0 पी कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर आ जाता है, ठीक। अब यहाँ थीटा की वैल्यू जब 90 होगा यानी इक्वेटोरियल पे, तो cos 90 की वैल्यू 0, तो पूरा फैक्टर 0। जब थीटा की वैल्यू आप 0 रखो यानी एक्चुअल पोजीशन पे, तो उस कंडीशन में पी अपान आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। ये चीज़ें आपकी होती है। यहाँ से हम लोग एक जनरल पॉइंट के लिए क्या होगा वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा, ठीक। हेलो, ओके बेटा, तो लिख लिया कितना 1/4πε0 पी कॉस थीटा अपान क्या हो गया आर स्क्वायर। तो इतना बोल्ट हो गया हमारा। जब पोटेंशियल हम लोग क्या कहते हैं थीटा पे आपका निकालेंगे, तो थीटा एंगल पे निकालेंगे, तो आगे 1/4πε0 पी कॉस थीटा अपान क्या हो गया आर स्क्वायर के बराबर हो गया। तो यहाँ से वैल्यू हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्या होगा, ठीक। तो ये चीज़ें होती हैं, कैसे होगा इसके बेस पर रिप्रेजेंटेशन आपका हो जाता है इलेक्ट्रिक क्या पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग पॉइंट पे जब लेंगे। नेक्स्ट लिख लीजिएगा बेटा, एक टर्म आता है इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या पोटेंशियल के बीच में रिलेशन आपने पढ़ा होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट के टर्म में, E=-dV/dr पढ़ा है ना। तो वो टर्म्स थोड़ा सा हमें कहीं कहीं क्वेश्चन सॉल्व करते समय यूज में आता है, तो थोड़ा सा आप लिख लीजिए, इससे जानते रहिए, बहुत ज़्यादा नहीं उस पर एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। तो लिख लीजिएगा बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोला जाता है। नीचे लिखिएगा, हम लोग डायरेक्ट ही करेंगे बेटा, लिखना इसमें द नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, द नेगेटिव rate of change of potential, negative rate of change of potential with distance, negative rate of change of potential with distance is known as negative rate of change of potential with respect to distance is known as potential gradient, is known as potential gradient, that is पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा बेटा E=-dV/dr, E=-dV/ क्या होता है dr के बराबर होता है। नीचे लिखिए
नीचे लिखना, हो गया ये 10 द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 10 द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point electric field intensity at a point in an electric field intensity at a point in an electric field in a given direction in an electric field in a given direction is equal to the in a given direction is equal to the negative potential gradient in that direction negative potential gradient in that direction negative potential gradient in that direction ठीक, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट इन दैट डायरेक्शन, तो उस डायरेक्शन में जो नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है उसके बराबर होता है बेटा। ठीक, अब अगर किसी दो पॉइंट के बीच में आपको पोटेंशियल्स दिए गए हैं तो ई की वैल्यू हो जाएगी दोनों के डिफरेंस डेल्टा बी अपान क्या, उनके बीच के सेपरेशन के रेशियो के बराबर होता है। इसके बेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि आपको दे देंगे किस पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक, इसी के बेस पे क्वेश्चन हमारा डिजाइन होता है। ये नेगेटिव साइन शो करता है बेटा कि फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या करेगी, रिड्यूस करेगी, अगर उसके अगेंस्ट में जाएंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज करेगी। ठीक, इसी पे क्वेश्चन बनता है बेटा ऐसे। ये जो कंडीशन है, ये जो सरफेसेस यहाँ से यहाँ तक है, ये इक्विपोटेंशियल है, मतलब उस सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, सेम है। मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक पोटेंशियल की वैल्यू V1 की वैल्यू हमने ले लिया 10 वोल्ट है, इसके सरफेस पे V2 की वैल्यू जो है वो 20 वोल्ट है, इसके सरफेस पे V3 की वैल्यू 30 वोल्ट है। ठीक, यहाँ से हमने पॉइंट कुछ कंसीडर किया बेटा, मान लो एक पॉइंट हमने यहाँ ले लिया A, यहाँ पे ले लिया हमने B और यहाँ पे ले लिया एक पॉइंट हमने C। ठीक, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये B है, ये पॉइंट C है। ठीक, बोला क्या जा रहा है, इन पॉइंट A B C, अगर पॉइंट A पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका EA है, B पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू EB है बेटा, और C पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू EC है, तो EA EB और EC पे किस पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी हाईएस्ट एट विच पॉइंट, यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक, एट विच पॉइंट as shown in figure, field intensity is maximum, electric field intensity will be maximum। ये इलेक्ट्रिक लाइन्स का फोर्स नहीं है, ये डिफरेंट पोटेंशियल सरफेसेस हैं, इक्वल पोटेंशियल सरफेसेस दिए गए हैं। ठीक, तो बोला गया इन तीनों पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, या सभी पे सेम होगा, सभी पे फील्ड की वैल्यू सेम या किसी पे ज़्यादा या कम, साइन किनके नहीं हुए हैं ना, हाँ सभी पे सेम या वैल्यू वेरी करेगा। फील्ड कितने लोग कह रहे सभी पे सेम रहेगा बेटा, हाथ उठाओ, सभी पे फील्ड की वैल्यू सेम रहेगी। बताएंगे, इन सभी पे फील्ड की वैल्यू किसमें सभी पे सेम रहेगा। फील्ड की वैल्यू इन सभी में किस पॉइंट पे सभी पे सेम, ABC तीनों सेम, कोई अलग है, डिफरेंट वाले हैं। हाँ बेटा, C पे ज़्यादा होगा, A पे, अच्छा ऐसा क्यों बोल रहे हो आप,
कारण बता दो। वाई ए पे ज़्यादा क्यों है? ए पे ज़्यादा क्यों है? अच्छा, डिफाइन नहीं कर पाएंगे। देखो होता क्या बेटा, अभी आपने पढ़ा इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर, नेगेटिव साइन शो कर रहा था, फील्ड की डायरेक्शन को अपोजिट होगा, जैसे जैसे हम लोग दूर जाएंगे वैसे वैसे फील्ड की वैल्यू क्या होगी, यानी पोटेंशियल की वैल्यू घटती है। इस पॉइंट पे जब ले रहे हैं, ये हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपको 3 दिए गए हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस से कहते हैं कि दैट सरफेस हुज ऑल पॉइंट हैविंग सेम पोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल सरफेस उसे कहते हैं बेटा दैट सरफेस हुज ऑल पॉइंट हैविंग सेम पोटेंशियल। ऐसे सरफेस जिसके सारे पॉइंट, सारे बिंदुओं पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम सेम होती है, उसी को इक्विपोटेंशियल कहते हैं बेटा। तो जब इक्विपोटेंशियल की बात करेंगे आप, यहाँ V1 है, V2 है, V3 है, तो यहाँ से इसके सारे पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे हैं? सेम सेम है। ये सारे पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है आपका? सेम सेम है। तो उसी को टर्म आपने क्या दिया? इक्विपोटेंशियल सरफेस कहा। उसे क्या टर्म दिया आपने? इक्विपोटेंशियल सरफेस कहा। ठीक, तो यहाँ पे जब ले रहे हैं आपने, ये है, EB है और आपका क्या, EC, आपका 3 अलग अलग पॉइंट है। तो देखो इनके बीच का सेपरेशन, इन दो, ये पोटेंशियल यहाँ भी 10 है, यहाँ 20 है, तो डिफरेंस 10 वोल्ट का हुआ ना। और इनके बीच का डिस्टेंस जो होगा, यहाँ पे दूरी जो होगी, ये सबसे कम है कि सबसे ज्यादा? इन दोनों सरफेसेस के बीच की दूरी सबसे कम या ज्यादा? महाराज इनमें से लिया जाए, कलर हम थोड़ा चेंज कर लें, यहाँ के बीच का सेपरेशन अगर आप निकालोगे, ये सबसे कम होगा या ये सबसे कम होगा? ये इनके बीच के सबसे कम होगा, इन लाइनों के बीच की दूरी किस वाले सबसे कम है? तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों सभी के बीच में, देखो वहां से 10-20 का डिफरेंस करेंगे 10 वोल्ट आएगा, बी पे 20-30 का डिफरेंस करोगे तो 10 वोल्ट आएगा, सी पे 10 और 20 का डिफरेंस करेंगे फिर भी 10 वोल्ट आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस सेम सेम है, लेकिन जिसके बीच का, क्या पॉइंट के बीच का सेपरेशन ज्यादा होगा, वहाँ फील्ड क्या हो जाएगा? कम, और जहाँ पे आपका क्या सेपरेशन कम, वहाँ पे फील्ड क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो सब तीनों के फील्ड अलग अलग होंगे बेटा। यहाँ पे अगर लिया जाए इसके बीच की दूरी को हमने DA ले लें, अगर DA क्या ले लें, यहाँ पे DA ले लिया जाए, और इनके बीच का सेपरेशन DB ले लें, इसके बीच का सेपरेशन DC ले लें। सिंस डेल्टा B फॉर ईच पॉइंट विल बी क्या? सेम। अरे डेल्टा B की वैल्यू A के लिए भी 10 वोल्ट आएगा, B के लिए भी 10 वोल्ट आएगा, C के लिए भी 10 वोल्ट आएगा, तो डेल्टा B की वैल्यू सबके लिए क्या हो गया? सेम सेम हो गया। अब जब पोटेंशियल की बात, हम लोग फील्ड की वैल्यू बात करेंगे, बट DA लेस देन DB लेस देन कितना है? DC। सो EA ग्रेटर देन कितना होगा? EB ग्रेटर देन कितना होगा? ठीक, यानी कि फील्ड इंटेंसिटी जो होगी सबसे ज्यादा A पॉइंट पे, फिर B पॉइंट पे, फिर C पॉइंट पे, क्योंकि उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सभी पॉइंट्स के बीच का सेम सेम है। तो जहां सेपरेशन ज्यादा है वहां फील्ड कम, जहां सेपरेशन कम वहां पे फील्ड ज्यादा हो जाएगा। होगा ना? नोट कर लीजिए।
होंगे बेटा, नोट कर लो। हो गया। आगे लिखिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेज, सब थोड़ा हेडिंग में डालो, इक्विपोटेंशियल सरफेसेज। इक्विपोटेंशियल सरफेसेज, इक्विपोटेंशियल सरफेसेज हो जाएगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस लिखिएगा, एनी सरफेस ओवर विच, एनी सरफेस ओवर विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, any surface over which the electric potential is same, any surface over which the electric potential is same everywhere, electric potential is same everywhere, everywhere is called an equipotential surface, is called an equipotential surface, called an equipotential surface। तो कोई भी अगर बेटा सरफेस आप लेते हो जिसके सारे पॉइंट्स पे आप पोटेंशियल की वैल्यू कैसी हो, सेम सेम हो, ठीक है, तो उसी को टर्म देते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब कोई एनी सरफेस ओवर विच ऑल पॉइंट्स हैविंग सेम पोटेंशियल आर कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अब कंडीशन क्या होता है, अगर हमारा सोर्स जो है वो बेटा पॉइंट सोर्स हो, कैसा हो, पॉइंट सोर्स हो, तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो होते हैं वो स्फेरिकल मिलेंगे। कैसा, अगर किसी पॉइंट सोर्स की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस आप ड्रा करेंगे तो वो हमारे स्फेरिकल मिलते हैं। अगर हमारा लाइन सोर्स है तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो होंगे वो सिलेंड्रिकल मिलेंगे। और अगर सोर्स इज प्रेजेंट एट इन्फिनिटी या प्लेन शीट टाइप का है तो वहाँ पे हमारा कैसा होता है, प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस मिलते हैं। ठीक, तो अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की बात करेंगे, तो अगर बेटा हमारा जो सोर्स है वो एज ए पॉइंट सोर्स है, मतलब जो भी सोर्स आपका है वो एज ए पॉइंट सोर्स है। ठीक, तो कहाँ रह गए थे साहब लोग, हैं, आप ही लोग से पूछ रहे हैं, पड़ोसी बेंच से नहीं पूछ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हो, हैं, खड़े हो, खड़े हो, दोनों लोग खड़े हो जाओ, कहाँ से आगमन हो रहा है, अरे तो हेलीकॉप्टर ले लिए होते, कहाँ, कौन कहते पैदल से आ जाओ भैया, हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहिए हम लोग को आने बड़ा तकलीफ होता है, ठंडा का मौसम है, कृपया हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की जाए, है ना, तब तो पढ़ने आ पाएंगे, है ना, बैठो। पहले से नहीं व्याख्या हुआ था क्या कि आज पैदल चलना है, हैं, गाड़ी क्या हो गई, अरे तो पहले से पता होगा साहब। देखो, तो ये अगर कोई चार्ज है, कैसा बेटा, चार्ज है, ठीक है,
उसकी वजह से अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस आप ड्रा करेंगे, ये मान लो चार्ज आपका क्यू था, पॉइंट चार्ज आपने लिया क्यू, ठीक। इसकी वजह से जितने भी स्फीयर आपको सराउंडिंग में क्या किए जाएंगे, ड्रा किए जाएंगे, वो सारे के सारे उस स्फीयर के सरफेस पे सारे पॉइंट कैसे होंगे, सेम पोटेंशियल वाले होंगे। तो इन सरफेसेस को, ये जो अलग अलग सरफेस हैं, इन सरफेस पे पोटेंशियल नहीं सेम होगा। ऐसा मत कहना सभी के सरफेस पोटेंशियल सेम है, किसी एक सरफेस के जितने पॉइंट होंगे उन पे पोटेंशियल सेम होगा। जैसे मान लो पहले वाले पे हमने ले लिया, अगर पहले वाले पॉइंट पे हमने ले लिया, मान लो पोटेंशियल यहाँ V1 है, यहाँ पे V2 है, तो यहाँ पे V3, यानी V1 इसके ईच एंड एवरी पॉइंट पे रहेगा, ठीक। सभी पॉइंट पे इसके, अगर मान लो पहले वाला पॉइंट है तो इसके सभी पॉइंट पे V1, दूसरे वाले सभी पॉइंट पे V2, तीसरे वाले सभी पॉइंट पे V3 रहेगा। तो ऐसे वाले जो सरफेसेस होते हैं उसी को इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं बेटा। क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं हम लोग, ठीक। जिनके सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल की वैल्यू कैसी हो, सेम हो। पॉइंट शेप का रहेगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारे स्फेरिकल होंगे। अगर लाइन सोर्सेज होंगे तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो ड्रा करोगे वो सिलेंड्रिकल होगा। और अगर पैरेलल सोर्स है या इनफाइनाइट पे प्रेजेंट है तो वो प्लेन सोर्स आपको मिलता है, यानी कि कैसा होगा, प्लेन, ठीक। तो ये केस आपका होता है, यहाँ से दिखा देते हैं। तो लिखिए, डिफाइन तो कर लिया है ना, तो लिख लीजिए वहीं पे। देखिए, ड्यू टू पॉइंट सोर्स equipotential surfaces are spherical. Equipotential surfaces are spherical, ठीक। while due to line sources equipotential surfaces are cylindrical and if source is present at infinity, are plane sheet of charges, प्लेन शीट टाइप का हो, then इक्विपोटेंशियल सरफेसेज आर कैसा होगा बेटा, प्लेन सरफेसेज मिलेंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेसेज आर प्लेन, ठीक। तो यहाँ पे जब आप दिखाया आपने, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेज हो गए बेटा। यहाँ से अगर आप दिखाओगे तो जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल की वैल्यू हमारी क्या करेगी, डिक्रीज करती जाती है, ठीक। तो ये केस होता है, इसे हम कह लेते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कहलाएंगे, ठीक। पॉइंट सोर्स की वजह से हमारा हो गया कैसा, स्फेरिकल। तो ये स्फेरिकल सरफेसेस हैं, ठीक। और जब हम लोग लाइन सोर्स ले रहे हैं बेटा, तो ये कैसा है, लाइन सोर्स है। अगर ये मान लो चार्ज सोर्स आपका है, तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल सरफेस हम ड्रा करेंगे बेटा, वो जितने भी इसके सिलेंडर आप ड्रा कर सकते हो वो सारे के सारे क्या होंगे, इक्विपोटेंशियल होंगे। ये सारे जो होंगे ये इक्विपोटेंशियल हो जाएंगे। इक्विपोटेंशियल मतलब इसके सरफेस पे अगर पोटेंशियल V1 है तो इसके सरफेस V2, तो ईच एंड एवरी पॉइंट पे आपका क्या होगा, उतना ही रहेगा। तो अगर आपका लाइन सोर्स है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारे सिलेंड्रिकल होंगे, यानी कि सिलेंड्रिकल हो गया। ये स्फेरिकल था, ये कैसा था आपका, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, ये सिलेंड्रिकल बनेंगे बेटा। अगर लाइन सोर्स हमारा है, ठीक, ये पॉइंट सोर्स था, ये किसकी वजह से था, पॉइंट सोर्स की वजह से। ये पॉइंट सोर्स था और यहाँ हम लोग लिखेंगे किसकी वजह से, ये लाइन सोर्स है। तो लाइन सोर्स की वजह से जो हो गया वो सिलेंड्रिकल आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेंगे। ऐसे 2, 4, 10 इनफाइनाइट जितना बनाना चाहेंगे वो सारे हमारे सिलेंड्रिकल ही बनेंगे, ठीक।
तो ये केस आपका होता है, लाइन सोर्सेज हैं तो सिलेंड्रिकल और पॉइंट सोर्सेज हैं तो स्फेरिकल। ठीक, तो ये केस आपके होते हैं, यहाँ से आप रिप्रेजेंट कर लोगे क्या होगा। ठीक, और अगर इनफाइनाइट पे है, इनफाइनाइट से आने वाली जो लाइंस होती है वो पैरेलल होती है एक दूसरे की बेटा। कैसी होती हैं? पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पे जब दिखाएंगे हम लोग तो प्लेन जैसे इसकी वजह से रेडियली हमारा आउटवर्ड होगा, इसकी वजह से कैसा होगा, ये लाइंस जो होंगी वो रेडियली आउटवर्ड होंगी, इलेक्ट्रिक लाइंस। ठीक, ये रेडियली आउटवर्ड है। यहाँ पे जब हम लोग लिखेंगे बेटा तो ये जो लाइन सरफेसेस बनेंगी ये प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई, प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हो जाएंगे। ठीक, तो अगर इनफाइनाइट पे सोर्स आपका है या प्लेन शीट के फॉर्म में है तो इस कंडीशन में हमारा प्लेन क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपके बनते हैं बेटा। समझ गए? अब इस पे एक क्वेश्चन बनता है बेटा, जल्दी से इसको कर लीजिए। तो एक क्वेश्चन बता दें, उसके बाद फिर आगे बताएं। रखिए, यहीं रख लीजिए, अभी लोग आते रहेंगे। हो गया बेटा? तो ये केस आपका हो गया। यहाँ से हम दिखा देते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होंगे। तो डिफरेंट शेप के बेस पे हम लोग यहाँ से डिटरमाइन करते हैं बेटा। एक क्वेश्चन से यहाँ पे बनता है, वो कर लीजिए, फिर आगे निवेश करें। देखो, ये कोई पॉइंट चार्ज है बेटा Q। ठीक, इसकी वजह से एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने ड्रा किया, r डिस्टेंस पे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा किया। बोला क्या जा रहा है, एक अनदर टेस्ट चार्ज है इस पॉइंट पे, ये Q0 है टेस्ट चार्ज। यहाँ पे 3 पॉइंट हमने इस सरफेस पे कंसीडर किया बेटा। एक पॉइंट यहाँ पे लिया A, एक पॉइंट यहाँ पे लिया B, एक पॉइंट यहाँ पे लिया C। मान लो इसकी डिस्टेंस रेडियस R है और इसकी डिस्टेंस यहाँ से D है। इस पॉइंट A, B, C, यहाँ पे मान लो पॉइंट P था। P पॉइंट पे चार्ज आपने एक लिया था Q0, और यहाँ पे जो सरफेस दिया गया है, स्फीयर जो लिया गया, ठीक है, इसके सेंटर पे चार्ज कैपिटल Q रखा गया है, कैपिटल Q चार्ज यहाँ पे रखा गया है। ये पॉइंट A, B, C रखा गया। बोला गया है कि बेटा चार्ज Q0 को, जो चार्ज Q0 P पॉइंट पे प्रेजेंट है, उसे P से A शिफ्ट किया। P से कहाँ तक? A शिफ्ट किया, तो उस केस में W वर्क डन हो गया PA। दूसरे केस में P से जब B तक शिफ्ट किया तो वर्क डन हुआ WPB, और जब P से हमने C तक शिफ्ट किया तो वहाँ पे वर्क डन हुआ WPC।
मतलब क्यू नॉट चार्ज को P से A तक शिफ्ट करने में जो वर्क हमें करना पड़ा WPA है, P से B तक शिफ्ट करने में WPB है और P से C तक शिफ्ट करने में WPC है। फाइंड करना है देन ड्यूरिंग विच प्रोसेस द वर्क डन विल बी मैक्सिमम। जब P से A शिफ्ट करोगे तब मैक्सिमम होगा, P से B शिफ्ट करेंगे तब मैक्सिमम होगा, P से C शिफ्ट करेंगे तब मैक्सिमम होगा, या कुछ और ही सिचुएशन होगी? सोच के बताइए। चार्ज क्यू नॉट को टिक फाइंड वर्क डन ऐसे लिखेंगे, द वर्क डन इन विच केस, द वर्क डन इन शिफ्टिंग, वर्क डन इन शिफ्टिंग चार्ज फ्रॉम point P to A, B and C, ठीक। In which case the work done in shifting charges from point P to A, B and C will be maximum। किस कंडीशन में वर्क डन की वैल्यू मैक्सिमम होगी? जब P से A ले जाएंगे, P से B ले जाएंगे, P से C ले जाएंगे, या कुछ और होगा? हाथ उठाइए। वर्क डन की वैल्यू किस कंडीशन में सबसे ज़्यादा होगा? हाथ उठाइए आप लोग। देविया सी। एक आंसर आ रहा है कि हम P से C ले जाएंगे, यही ना? सेम हो गया। अरे वो यहाँ से यहाँ तक ले जा रही है, वहाँ उधर है। सेम कैसे हुआ भाई? अपना सोच के बताना, हमारे कहने से मत जाना। हाँ हाँ जी, ए वाला सबसे ज़्यादा होगा। हाँ, सी वाला सबसे ज़्यादा होगा। आप जल्दी बोलो जी। P2A, P2B, P2C कौन अच्छा लग रहा है? WAPA, WPB, WPC? सी वाला। हाँ जी, आप लोग क्या कह रहे थे आप? सेम रहेगा, दूरी चाहे कुछ भी हो, इक्वल पोटेंशियल है। आप साहब फिर बोलेंगे मुफला हटा के? हाँ हाँ बताओ, बराबर या अलग अलग? सेम लग रहा है, ऐसा सब लोग बोल रहे हैं। हाँ जिस आपका साहब नहीं कंफर्म हुआ? चलिए देखिए बेटा, जो वर्क डन होगा P to A ले जाने में, जब P से हम A तक जाएंगे तो हमें वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? P to A ले जाने में हमें वर्क करना पड़ेगा। लेकिन जब हम लोग A से B जाएंगे या B से C जाएंगे तो उस केस में आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे है। कैसे है वो? इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो उस कंडीशन में आपका वहाँ पे कोई भी वर्क डन नहीं होगा। तो जो भी आपका वर्क डन होता है P2 कहाँ जाने में होगा? A तक होगा। P2 A तक जाने में होगा, बाकी आगे जब मूवमेंट होगा वहाँ पे कोई आपका वर्क डन नहीं होगा। तो जब वर्क डन नहीं होगा तो इसका मतलब P से B, P से C जाने में उतना ही वर्क करना पड़ेगा जो P से कहाँ? A, क्योंकि A से B शिफ्ट करने में ये बेटा ये चार्ज है सेंटर पे, तो ये तो सरफेस पूरा इक्विपोटेंशियल हो गया ना। और हम लोग जब W लिखते हैं बेटा, W इक्वल टू होता है Q इंटू डेल्टा V, Q इंटू डेल्टा V। तो यहाँ से और यहाँ के बीच में तो पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन यहाँ चूंकि ये इक्विपोटेंशियल है, कैसा है ये? इक्विपोटेंशियल सरफेस है। जब इक्विपोटेंशियल है तो जितना आपका VA होगा उतना ही BB होगा, उतना ही क्या होगा? BC होगा। तो यहाँ तो सारे पॉइंट पे पोटेंशियल सेम सेम हो गया, और जब सेम सेम हो गया तो खाली खाली हमें वर्क डन होगा P से कहाँ तक ले आने में? A तक ले आने में। बाकी यहाँ से यहाँ तक जाने में कोई वर्क एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा। तो जितना A तक लाके छोड़ दिया, वर्क किया, उतना ही B तक ले जाओगे, तभी हमें यहीं तक लाने वर्क किया था ना, ये तो फ्री में चला गया। ऐसे यहाँ से यहाँ तक ले आओगे तो वर्क हमें केवल यहाँ तक करना पड़ेगा। ये वाला क्या है? जैसे कहते हैं फ्री ऑफ कास्ट, इतना वो उसके साथ एक्स्ट्रा मिलता है, वो ऑफर देती कंपनियां हैं। तो अगर आप ये यहाँ तक पहुंचा दिया तो चाहे यहीं छोड़ दो, यहाँ लाओ, कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। तो दैट मीन्स W की जो वैल्यू होगी, WPA की वैल्यू WPB के क्या होगा? बराबर होगा। यही W क्या हो जाएगा? PC, क्योंकि A से B और B से C जाने में हमें कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ रहा है। अगर वहां पे भी हमें वर्क करना पड़ता तब सभी में वर्क डन की वैल्यू कैसी होती?
अलग अलग होता है, ठीक है। तो वहीं पे लिख लेंगे सिंस ए बी एंड सी पॉइंट आर एट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, सो वर्क डन इन शिफ्टिंग द चार्ज फ्रॉम पी टू ए, पी टू बी एंड पी टू सी आर सेम, ठीक। जो वर्क करना पड़ेगा केवल हमें केवल कहाँ तक करने में है, ए से पी से ए तक ले जाने करना पड़ेगा, बाकी पॉइंट पे आपको वर्क नहीं करना पड़ेगा, ठीक। जल्दी करिए। हो गया। नेक्स्ट हेडिंग कर लेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये समझ गए हैं? आया? अरे आप ही पूछ रहे हैं, अरे तो बता दिया करो यार। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बेटा, बताओगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, हाँ बेटा। और एक तो एक इन्होंने बताया मैथमेटिकल, और कोई? बैठिए। बोला जाता है, वैसे हम लोग कहते हैं बेटा, द वर्क डन इन शिफ्टिंग चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए गिवन डिस्टेंस, ठीक, इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ क्या, पोटेंशियल एनर्जी। वही जो वर्क डन हम लोग करेंगे बेटा ना इनफाइनाइट से उसको ले आने में, वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होता है। अब अगर दोनों चार्जेस हमारे पॉजिटिव नेचर के हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज पॉइंट चार्ज भी और टेस्ट चार्ज भी, आप टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी का साइन क्या लेंगे आप, पॉजिटिव कि नेगेटिव? अगर जो टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव ही रहेगा, जो पॉइंट चार्ज आपने लिया जिसके दोनों के कॉम्बिनेशन से सिस्टम हम लोग बना रहे हैं, वो अगर दोनों पॉजिटिव नेचर के हैं तो आपका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उसका साइन पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव? आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, दोनों में साइन का डिफरेंसेस मिलते हैं आपको, ठीक। तो अगर आपका जो दोनों चार्ज पार्टिकल्स हैं वो सेम नेचर के हों, तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी जो आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव? सोच लीजिए, दोनों सेम नेचर के हैं, मान लो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस हैं, उस केस में आपको इनफाइनाइट से शिफ्ट करके आपको क्या किया गया, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस आर पे लाके सिस्टम का फॉर्मेशन किया गया, नहीं आपका
तो उस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी आपकी होगी वो पॉजिटिव होगी सिस्टम की या नेगेटिव होगी? तो नेगेटिव वाले हाथ उठाओ, कई लोग बोल रहे हैं। अच्छा जी, पॉजिटिव वाले हाथ उठाओ, पॉजिटिव होगी। चलिए, जीरो वाले हाथ उठाओ, ना इज पॉजिटिव ना नेगेटिव। याद रखेंगे बेटा, जब हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते थे, समझ लो कई जगहों पे क्वेश्चन लगाते समय या थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में पॉइंट से आपको यूज में आते हैं। पहले भी बताया था जब ग्रेविटेशन पढ़ाया था, तब भी जब भी कोई सिस्टम अट्रैक्शन फोर्स की वजह से डिजाइन होता बनता है, ठीक, तब उस केस में उसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है। जब दो पार्टीज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करके किसी सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक, तो उस केस में उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो नेगेटिव होगी। बट अगर आपका जो सिस्टम का फॉर्मेशन हो रहा है वो रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट में आप कर रहे हैं, तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी जो आपका होगा वो पॉजिटिव लेते हैं। अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव नेचर के होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे जी? रिपेल करेंगे। जब रिपेल करेंगे तो आप सिस्टम पे आपको काम करना पड़ेगा कि अपने से आएंगे? मतलब जो एजेंट होगा उसे लाना पड़ेगा या सेल्फ आएगा? और जब भी लाना पड़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन एज पॉजिटिव। When work is done by external agent for forming the क्या system, then the potential energy will be taken as positive, and when system is formed itself, ठीक, then potential energy is taken as negative। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम लोग हमेशा नेगेटिव लेते हैं, कभी पॉजिटिव पढ़ा क्या? क्योंकि वहां पे खुद बॉडी अट्रैक्ट होती है ग्रेविटेशनल फील्ड में। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में आएगी इनफाइनाइट से, वो क्या करेगा, खुद एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। वहां पे हमें ले पकड़ के लाना नहीं पड़ता, हमने इसको छोड़ दिया तो खुद जा रहा है अर्थ की तरफ, हमें पकड़ के ले जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, हमें उसकी तरफ ले जाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें वर्क करना पड़ेगा। तो जब वर्क एक्सटर्नल एजेंट करेगा फिजिक्स में, ध्यान रखिएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन एज ए पॉजिटिव। क्या करेंगे, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी उसे क्या लेंगे, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव मतलब दोनों चार्जेस सेम नेचर के हैं तो रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा तो एक्सटर्नल एजेंट को काम करना पड़ेगा, तो पॉजिटिव। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा नेगेटिव है, उस केस में दोनों म्यूचुअली अट्रैक्ट करेंगे। अगर वहां फॉर्मेशन आपका हो रहा है तब उससे पोटेंशियल एनर्जी की साइन क्या लोगे आप, नेगेटिव। तो थोड़ा साइन का ध्यान रखिएगा। ग्रेविटेशनल में हमेशा नेगेटिव होता था क्योंकि हमेशा म्यूचुअली अट्रैक्ट करते हैं, कभी रिपेल नहीं करते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ चार्जेस। अगर चार्जेस सेम नेचर के हैं तो आपस में एक दूसरे को बेटा रिपेल करेंगे। उस केस में जब आप सिस्टम का फॉर्मेशन करोगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा। उस केस में पोटेंशियल एनर्जी के साइन को हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव। और जब आपका दोनों अपोजिटली नेचर के होंगे, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे, उस समय साइन जो होगा वो नेगेटिव। क्या रहेगा, अब गड़बड़ मत करना। आप लोग समझ के बोले थे कि तुक्का मारे थे जी, हैं? ईमानदारी से बताओ, सही तो था ही आप लोगों का, समझ के बोले थे कि ऐसे कहे मारते हैं ये लोग नेगेटिव तो हम लोग पॉजिटिव? अच्छा पढ़े थे, चलिए अच्छी बात है, पढ़े थे जी। अरे हम ये नहीं कह रहे हैं तुम ऐसे मारी हैं, है ना खैरी और क्या है, चलो ठीक। तो ये केस आपका हो गया, पॉजिटिव होगा बेटा जब दोनों सेम नेचर के होंगे, ठीक है। अपोजिट होंगे तब नेगेटिव लीजिएगा। तो लिखिएगा, क्या लिखा, हेडिंग किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो लिखिएगा द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी electric potential energy of a system of charges, electric potential energy of a system of charges is the work that has been done in bringing those charges from infinity to near each other to form the system, to near each other to form the system, ठीक, to form the system।
अब देखो बेटा, इनफाइनाइट पे पोटेंशियल जीरो लिया जाता है, सबको पता है इनफाइनाइट पे पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। और किसी पॉइंट आर पे मान लो एक Q1 चार्ज है, दूसरा Q2 चार्ज है, सपोज दैट एक चार्ज हमारा बेटा Q1 है, दूसरा चार्ज आपका Q2 है, ये डिस्टेंस r है, इसे इनफाइनाइट से हमने शिफ्ट करके r डिस्टेंस तक ले आया, ठीक। ये पॉइंट वो है, ये पॉइंट ये है, मतलब इनफाइनाइट से इसको शिफ्ट करके कहाँ तक ले आया, पॉइंट ए तक ले आया। अगर दोनों सेम नेचर के चार्जेस हैं, दोनों का नेचर कैसा है, सेम नेचर का है, तो ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा Q1 की वजह से, तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू किस पे, चार्ज Q1, तो V1 की वैल्यू आएगी बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान क्या, R के बराबर होगा। यही होता है ना, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R होता है। इतना बोल्ट आपका हो गया, ठीक, क्या हो गया, इतना बोल्ट हो गया। तो ये आपका B यानी कि जो पॉइंट आपने A लिया है उस पर आपका पोटेंशियल की वैल्यू हो गई। अब कंडीशन क्या है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा, ठीक है, उसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को शिफ्ट करते हैं तो W की वैल्यू Q डेल्टा V के बराबर होता है। और V इनफाइनाइट की जो वैल्यू होती है, यहाँ पे मान लो हमने पोटेंशियल को V1 ले लिया, V2 की वैल्यू V इनफाइनाइट पे जो वैल्यू होती है वो क्या होता है, हमेशा जीरो। इनफाइनाइट पे ऑलवेज पोटेंशियल इज टेकन एज जीरो। इसका मतलब जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे होगा वो V के क्या होगा, V1 के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा। तो जो वर्क डन आपका होगा, वर्क डन की वैल्यू W की जो वैल्यू आपकी होगी वो Q2 इंटू V के क्या हो जाएगा, बराबर होगा। और V की वैल्यू हमने यहाँ से निकाला, तो पॉइंट लिख लीजिए जल्दी से, थोड़ा जल्दी हमको निकलना है, लिखिए, हो गया, लिखिए, द वर्क डन in bringing the charge Q2, the work done in bringing the charge Q2, work done in bringing the charge किसको, Q2 from infinity to point A, from infinity to point A, from कहाँ से ला रहे बेटा, infinity to point A, to point A, तो यहाँ पे लिखेंगे W की जो वैल्यू होगी, W इक्वल टू होगा बेटा Q2 इंटू V, V1 हमने ले लिया है मान लो, ठीक। तो Q2 की वैल्यू Q2 ही है, V की वैल्यू निकाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R। इसको जरा अरेंज करेंगे तो आएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई क्या होगा, R के बराबर होगा। ये W की वैल्यू हो गई, W की वैल्यू होगी 1/4 पैसा Q1 इंटू Q2/R। इतना जूल आपका हो गया, क्या हो गया, इतना जूल आपको वर्क करना पड़ेगा। यही जो वर्क डन है वो हमारे पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या होगा बेटा, स्टोर्ड होगा। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ क्या, पोटेंशियल एनर्जी। तो लिख लीजिएगा, यहाँ बना लो, सेकंड बना लो, ये इतना जूल आपको यहाँ पे वर्क डन हुआ, नीचे लिखिएगा। हो गया, नीचे लिखिएगा, दिस वर्क is stored in the form of, this work is stored in the form of electric potential energy of the system, electric potential energy of the system, this work is stored in the form of electric potential energy of the system, that is, अब आज इतना कर लो बेटा, बाकी कल करवाते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई कितना हो जाएगा, R के बराबर होगा, इतना जूल। अभी आप इतना कर लीजिए यार, फिर नेक्स्ट करवाते हैं थोड़ा सा, अब एग्जाम एक हो गया बेटा।